अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन तारीख़ी लिहाज से भी बहुत अहम है और सबको पता है कि आज बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी 17वीं बरसी मनाई जा रही है। और इसके अलावा भी जो स्टेटमेंट्स हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, मुज़ाकरात की बातें जारी हैं, मैनी अदर थिंग्स वो अपनी जगह पर अहम हैं। आज हम आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को भी याद करेंगे, उनकी भी बात करेंगे कि उनके असरात मॉडर्न इंडिया पर क्या हैं आज उनकी पॉलिसीज़ के। व्हाट्सएप पे सबका जो ले जाती ख़बर है वो है DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़ौजी अदालतों से सज़ाओं के बाद जो 2 प्रेस रिलीज सज़ाओं के हवाले से आया और उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखा जा रहा था कि किस पहलू के बारे में DGI-SPR बात करेंगे। तो उन्होंने तकरीबन हर पहलू को जो मुल्की सलामती से रिलेटेड है उसको टच किया। उसमें अफगानिस्तान भी आ गया, कुरम एजेंसी के मामलात भी आ गए, फिर हुकूमती जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इमरान खान साहब की पार्टी के साथ वो वाले मामलात भी ज़रा बहस आए। फिर मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से भी सवाल किए गए। जनरल टाइट फैस की जो ट्रायल चल रहा है उस पर भी क्वेश्चनिंग हुई। उन्होंने कहा उस पर तज्ज़िये से और जो तबसरे उनसे गुरेज किया जाए। लेकिन मैं 2-3 ऐसे जो जुमले हैं जो मैं कोट करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो पॉलिसी बता रहे हैं इस वक्त महकमे की क्या है, इंस्टीट्यूशन की क्या है। उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ये कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और माल अफ़गानिस्तान पर मुकद्दम है। अफ़गानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। कल अफ़गानिस्तान के साथ जो भी झड़पें हुई मामलात हुए उसके बाद ये तबसरा बहुत अहम था। और जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप पॉलिसी को चेंज करें और डायलॉग की तरफ आएँ, मुज़ाकरात की तरफ आएँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे बिलवास्ता और बिलावास्ता दोनों तरह से मुज़ाकरात रहे हैं, लेकिन अगर मुज़ाकराती हर मसले का हल होते तो दुनिया में जंगें ना होती। इस तरह से उन्होंने उनको रद्द कर दिया। बहरहाल दोगली सियासत का प्रचार, गुमराह सोच और दोबारा आबादकारी की नाम नहाद पॉलिसी, इसके अलावा ये कहना कि कोई फ़र्द वाहिद इसकी सियासत और इसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। सवालात भी हुए और उनके जवाब भी मिले। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी अहम है और इसमें आपको क्या मिसिंग लगा, आपने भी देखी? सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इस साल 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ऐसे ही है ना जी। ये 5वीं थी। प्रेस स्टेटमेंट्स आए हैं बिकॉज आफ्टर एवरी कोर कमांडर्स मीटिंग एक बयान तो आता है जी। प्रेस रिलीज आती है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है। सवाल भी होते हैं और फिर जवाब देना पड़ता है। फिर वहाँ पता भी ये चल जाता है कि किस सवाल का जवाब मिला, किस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आपका सवाल का अगर मैं जवाब दूँ तो ये है कि आज 1-2 ऐसे मौजू थे जिसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली उन्होंने। हालांकि आज के दिन में 1-2 ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि जैसे कहते हैं हॉट इश्यूज़ हैं और जिसके अंदर तवक्को ये की जा रही थी कि उसके ऊपर भी कोई तबसरा होगा। एक तो ये कि जो इस वक्त रिचर्ड क्रैनल के बारे में और उनके जो बयान आ रहे हैं इमरान खान के बारे में, उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है। इसी तरीके के साथ साद रफ़ीक साहब ने भी बात की है एंड अदर्स ऑल्सो कि ये अमेरिकन इंटरवेंशन, ये इंटरफेरेंस है एंड सो ऑन। उसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है शायद सवाल भी कोई नहीं हुआ और कोई जवाब और इसके ऊपर तबसरा भी नहीं किया। हाँ, आलमी दबाव के हवाले से वैसे सवाल भी नहीं आया। सवाल भी नहीं आया। एक दिलचस्प बात है। हालांकि आजकल सवाए उसके और कोई बात ही नहीं हो रही सोशल मीडिया पे एटलीस्ट। ये कहा जाता है कि प्लांटेड क्वेश्चंस होते हैं, पहले से सेट होते हैं। नहीं, देखिए कुछ सवाल होते हैं जो कि जिसका वजाहत करनी ISPR का काम होता है, तो वो कह देते हैं कि ये सवाल पूछना, ये पूछना, ये। तो उसके अलावा भी होते हैं सवाल जो लोग खुद पूछते हैं। हाँ, जैसे एक सवाल हुआ कि पसे पर्दा भी कोई रैंक के अफसर मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये सवाल पूछा गया लेकिन जवाब नहीं था। तो एग्जैक्टली दिस, और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये भी आजकल तो यही है ना बेसिक डिस्कशन कि जुडिशल कमीशन होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसका भी उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है, अगर कुछ है तो वो गवर्नमेंट कर रही होगी, हमें नहीं। और ये आपस में ऑपोजिशन गवर्नमेंट का काम है, तो उधर भी उन्होंने कोई ख़ास रोशनी नहीं डाली। हालांकि ये 2 इश्यूज़ थे, एक अमेरिका वाला और एक ये। अच्छा, इसके अलावा जो इश्यूज़ उन्होंने जिसके ऊपर अहमियत दी वो 2-3 चीज़ें थी, जिसमें से एक तो खैर अफ़गानिस्तान था, क्योंकि मेरा ख्याल है पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई है, खोस्त और पख्तिका, जहाँ के TTP वाले लोग
घुसपैठी हैं और वहाँ से वो अटैक्स कर रहे हैं और बड़ी शदीद किस्म की सीरियस किस्म की अटैकिंग हो रही है पाकिस्तान की सरजमीन पे और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे। तो दैट इज़ अ मेजर इशू। उसके ऊपर उन्होंने बात ज़रूर कही है और ये भी कि जी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को हमने बहुत दफ़ा कहा है, TTA वाली गवर्नमेंट को, कि कुछ करें, मगर वो कुछ नहीं करते और फिर इसलिए वी हैड टू टेक एक्शन। तो एक तो खैर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रोवोकेशन क्या है, कितना हमारा नुकसान हो रहा है, कब से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ करें, आप रोकें इनको, और वो कर नहीं रहे हैं। तो एक तरफ तो ये उन्होंने इसकी वजाहत की है कि वी वर कंपेल्ड टू डू सो बिकॉज ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो खैर ये तो अंडरस्टैंडेबल है, मेरा ख्याल है पता ही था सबको कि ये क्या इशू है और क्या नहीं है, कुछ छुपी भी बात नहीं थी, मगर उन्होंने फिर भी सोचा कि ज़रूरी है इसको क्लियर करना। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, और कि उन्होंने काफ़ी हार्ड लाइन ली है PTI के ख़िलाफ़। नाम नहीं लिया मेरा ख्याल है, मगर इनडायरेक्टली PTI के ऊपर ठीक ठाक जैसे कहते हैं खड़काया है। अच्छा, जो उसमें भी कोई नई बात नहीं है, बिकॉज़ वो तो कुछ अरसे से कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि PTI का जो रोल रहा है May 9th एंड देन 26 नवंबर, ये 2 रोल्स के बारे में तो काफ़ी तबसरे होते रहे हैं, और अभी हाल ही में मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स भी हुए हैं और सेंटेंसेस भी हुई है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी वजाहत आई है क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। और आज इन्होंने भी कह दिया, जिसका बेसिक यही था कि जो कुछ हुआ कानून के तहत हुआ, और अपील्स भी जो होंगी वो भी कानून के तहत होंगी, और वो सिविलियन कोर्ट्स में भी होंगी। तो इसमें व्हाट्स द बिग डील, क्योंकि बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से और PTI की तरफ से ये आ रहा है कि जी ये तो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, सिविलियन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी गलत था या इलीजिटिमेट था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल दैट वाज लेजिटिमेट, और अभी भी राइट ऑफ अपील है, एंड इन सिविलियन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल आर्बिटर। तो उन्होंने उसको भी सही रास्ते पे लगा दिया, ताकि ये जो तनकीद आ रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हुई हैं, उन्होंने कोई नहीं, राइट्स अपील्स है सारी जगह पे। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह कहा कि अदालत में वकला भी उन्हें दिए गए, फिर उनके अहले खाना भी मौजूद थे, फिर शवाहिद पेश किए गए, उसके बाद जाके कहीं सज़ा हुई, और आगे जैसे आपने कहा हक भी है। आप कल खुसूसी अदालतों की बात कर रहे थे, यहाँ वो कह रहे हैं कि हमने सारा ड्यू प्रोसेस जो है वो कानून के मुताबिक मुकम्मल किया और हक दिया गया, फेयर ट्रायल के तहत तकाजे पूरे किए गए। तो खुसूसी अदालतों और इन अदालतों में फिर क्या फ़र्क हुआ? नहीं, फ़र्क है ना, ये मिलिट्री अदालतें थी, खुसूसी अदालतें जो है सिविलियन अदालतें, जैसे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वो सिविलियन, अगर उनके जरिए ये सजाएं हो जाती तो कोई इशू ना बनता, कोई इशू ना बनता। लेकिन वो भी स्पीडी ट्रायल करती ना, तो कर देती ना। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये भी तो साल लगा दिए इन्होंने जी, साल से ज़्यादा तो वो 3 महीने भी हो सकती थी। वो जजेस लगाते 10, 15, 20, और यही जो एविडेंस, तस्वीर क्या एविडेंस है, जो एविडेंस दिखाई है वो ये वीडियो शॉट्स, तो वो तो वीडियो शॉट्स 3 दिन के बाद सब थे इनके पास, तो वही यहाँ दिखाते और सबको सजाएं हो जाती कि ये देखे ये लूटमार हो रही है, ये हो रहा है, आग लगाई जा रही है, आर्सन हो रहा है, ये हो रहा है, उसके अंदर इनको सजा दे देते, और फिर वो अपीलों में चला जाता और वहाँ देखा जाता क्या होता है। अभी भी वही होगा, तो वही तो ये इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स में लिखे गए, एक धमकी देनी थी कि अगर आप ये आपने जो किया है सब कुछ, ये एक साजिश के तहत किया है, और वो साजिश जो अभी तक प्रूव नहीं हुई, ये मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, और उसका इशारा उन्होंने आज ज़रूर किया है कि ये दिस वाज अ कंस्पिरेसी। और मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब जो मुझे जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो ये है कि उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिया, मगर ये कहा है कि PTI जो है उसके जो फ़लसफ़ा है इस टेररिज्म, इंतशार और दहशतगर्द टोला। तो और उसका हिसाब उन्होंने लिया 2014 से, ये पिछले 2 इंसिडेंट्स नहीं, 2014 से हिसाब लेना शुरू किया। पार्लियामेंट पे हमला किया गया, वो सारा कुछ, धरने जो किए, लॉन्ग मार्चेस जो की, जिस किस्म की सारी चीज़ें हुई वो, और यहाँ तक ले आए हूँ। तो अगर ये तो बहुत सीरियस इंचार्ज है ना कि PTI को ये कहना कि उसका जो फ़लसफ़ा है और जो उसकी प्रैक्टिस है वो है दहशतगर्दी, तो फिर तो देखिए इसके बाद तो फिर रह कुछ नहीं जाता ना। अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम एक इदारे की तरफ से आप लगा रहे हैं
ये किसी पॉलिटिशियन ने नहीं लगाया, एक इदारे के सरबराह ने, ISPR के तर्जमान ने ये लगाया है। तो ये तो फिर बेसिकली दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज। इसकी यू कैन लीड टू द बैनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यही तो होता है इसी किस्म का चार्ज जिसके ऊपर आप एक सियासी जमात को बैन करते हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, और आपने किए भी हैं कुछ जिहादी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन को आपने बैन भी किया। तो देन फिर रास्ते बंद हो जाते हैं सारे। अगर आप PTI को बैन करने की तरफ जाएंगे, जो कि आप कर सकते थे जब वो फॉरेन फंडिंग केस, अभी तक उसके ऊपर नहीं गए, कुछ नहीं, प्रोसेस वो वहीं का वहीं पड़ा है। ठीक है, क्योंकि बाकी पार्टीज की भी फंडिंग चैलेंज कर दी गई। तो चलो जो भी है, तो फिर सबको बैन करें, या फिर अगर उनका भी नहीं है, इनका हो गया है, तो इनको करें फिर, पर नहीं, उधर नहीं जा रहे ना। मगर जो बातें कर रहे हैं वो उधर ले जा रही है। तो एक तो ये वाज वेरी सरप्राइजिंग कि उन्होंने 2014 से नक्शा खींचना शुरू किया। मगर फिर ये इसकी सरप्राइजिंग बात ये भी है कि शायद भूल गए, या शायद जज्बाती हो गए, या शायद डिसोन करना चाह रहे हैं अपने प्रीडिसेसर्स को कि इमरान खान तो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं। पुराने वो जो सारा कुछ हुआ वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हुआ। वो तो सबको पता है, खान साहब खुद मानते हैं इस बात को। जब उन्होंने अब उनकी जो क्लिप्स चल रही हैं, किस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया सेम पेज को, किस तरीके से वो डिफेंड करते थे मिलिट्री कोर्ट्स को, किस तरीके से वो ISI को डिफेंड करते थे, किस तरीके को ईव्स ड्रॉपिंग, ये जो फोन टैपिंग को वो डिफेंड करते थे, और इंक्लूडिंग हिज ओन कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे फोन को टैप करना चाहिए मेरी हिफाजत के लिए, और वो ऐसा ही करती है। और मतलब वो सारा कुछ था ना। तो वो एस्टैब्लिशमेंट के बच्चे थे, एस्टैब्लिशमेंट उनको लेके आई थी, और एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को गिराया था उस वक्त की। तो अब ये कहना कि 2014 में ये दहशतगर्द थे, तो फिर इसके साथ तो फिर और भी बातें निकल आती है ना। तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट एक दहशतगर्द पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, या उसको बनाया इन्होंने दहशतगर्द। तो ये अब छोड़ दें इस बात को। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी उधर जाने की, और इसको इतनी गहराइयों में नहीं जाना चाहिए, फिर आपके ऊपर और सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन तालिबान के वाले से पॉलिसी का भी तो जिम्मेदार, तो फिर अब आइए आप तालिबान के ऊपर, फिर आप जैसी ख़वातीन ये सवाल पूछ लेती हैं कि जी ये तो जो पॉलिसी थी, ये जो पॉलिसी थी उनको यहाँ सेटल करने की या रिहेबिलिटेट करने की, तो ये तो पिछली एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी थी। और जिन साहब को आपने इस वक्त जिसके खिलाफ आप कोर्ट मार्शल प्लानिंग कर रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, और जो आर्मी चीफ थे, और जो आर्मी हाई कमांड थी, बिकॉज ISI इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है ना। हाँ, लेकिन उसमें पहलू ही है सिर साहब, माजरत कतकलामी की, वो कहते हैं कि जो आज भी उनसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आज भी जब इतने हमले हो चुके, तो ये बात जाहिर करती है कि 2021 में इन्हीं की पॉलिसी की वजह से ये आज का मसला है, क्योंकि आज भी इमरान खान उनसे तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि आप अटैक ना करें, आप उनसे बात करें। देखिए, मुज़ाकरात की बात नहीं है, बात ये है कि आप टेररिज्म छोड़ दें। मुज़ाकरात किसके ऊपर करेंगे आप? मुज़ाकरात तो पता है आपको कि 2008 से लेके 2016 तक या 18 तक 14 मुज़ाकरात हुए थे, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। तो ये तो इट्स अ हिस्ट्री ऑफ कैपिटुलेशन कि बातचीत करके इनको रोकने की कोशिश की गई। और एक तो एक ज़माना ये भी था कि इनको कहा जाता था कि ये अच्छे मुसलमान हैं, मगर थोड़े मिसगाइड हो गए हैं। अच्छा, मिसगाइडेड। गुड तालिबान, बैड तालिबान आगे थे। हाँ, कि ये अच्छे तालिबान में से हैं, ये बैड तालिबान नहीं है। ये हमारे हैं ना, तो अच्छे तालिबान है। पता लगा कि वो अफगान जो थे वो इतने बुरे नहीं थे, हमारे ही बुरे निकले। बहरहाल वो बात की बात है। हाँ, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब के सर पे ये इल्ज़ाम धरना, हाँ, तो ये गलत है। अच्छा। ये उस वक्त इमरान खान साहब तो सिर्फ स्पोक्समैन थे एस्टैब्लिशमेंट के। अच्छा। तो ये एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ थी। खान साहब के बस की बात नहीं थी ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, उनका तो कोई दिलचस्पी भी नहीं थी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो तो सिर्फ एक चोरों के पीछे पड़े हुए थे और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज़ में, ना फॉरेन पॉलिसी में था, ना इधर था, ना उधर था। अच्छा। उनका तो एक 1 पॉइंट एजेंडा था, टू क्रिएट अ 1 पार्टी सिस्टम, वर्क विद द आर्मी एज योर राइट हैंड, और उनके ज़रिए सारा कुछ करवाएं और सब कुछ छुट्टी करा दें और एक डिक्टेटरशिप कायम करें। इसीलिए तो वो 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए जाते थे दफ्तर, एक कैबिनेट मीटिंग करके घर आ जाते थे। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ गवर्नमेंट, ही वाज इंटरेस्टेड इन नॉकिंग आउट एवरीबॉडी एल्स। तो इसीलिए तो इल्ज़ाम लगता है ना कि फाशिस्ट थे वो। बहरहाल वो अलग बात है। अब आइए कि तो ये सारी चीज़ें खड़े हो जाते हैं सवाल जब आप इस किस्म की बातें करते हैं। मगर अब बात ये है कि अफगानिस्तान इज़ अ रियल इशू, PTI इज़ अ रियल इशू, जी,
ठीक। एंड आई थिंक ये दोनों इश्यूज को सही, और अब आगे जाके इन माय व्यू अमेरिका इज गोइंग टू बिकम अ रियल इश्यू। बट उस पे बात क्यों नहीं की गई आज? तो खैर मेरा ख्याल है वो अच्छा ही है, बात नहीं की गई इन माय व्यू। उसकी वजह ये है कि ये जो वहाँ से बातें हो रही है ना, दे आर नॉट एट द हाईएस्ट लेवल, वो एक पर्सनल लेवल पे हैं, एंड टू रिस्पॉन्ड टू देम एट अ हाई लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल इज नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, फॉरेन ऑफिस वाज अंडर प्रेशर, उन्होंने एक बयान दे दिया, उसके बाद चुप कर गए वो, गुड फॉर देम। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मगर वो भी प्रेशर होगा ना, कुछ तो कहे ना, होता है ना कि वो आपके ऊपर हमला हो रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। प्रॉब्लम ये है कि वो साहब हैं, वो अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं है, अनऑफिशियली होंगे, ऑफिशियली कुछ नहीं है, मगर आसिफ तो ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर है, and he's supposed to articulate the views of the defense establishment. तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ अगर ना बोलते तो बेहतर था। साद रफ़ीक साहब बोलना चाहते तो बोल लेते, बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट उनके पास ओहदा कोई नहीं है। ऐसे और भी लोग हैं, उनसे कब बात करवा देते, क्योंकि उन्होंने तो जो बात वहाँ की है वो तो किसी ओहदेदार से तो नहीं करवाई ना। तो इसलिए आई थिंक यहाँ थोड़ी सी मिसप्लेस कॉन्क्रीटनेस जिसे कहते हैं वो हो गई। तो आई थिंक जो मुझे समझ आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो यही है कि और ये सवाल भी बनता है कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो कहती है बात करने के लिए तैयार है, यही मेरा सवाल है कि जहाँ बर्फ़ पिघल रही है तो यहाँ जो रवैया है वो तो खासा बर्फ़ानी लग रहा है, सर्द लहजा लग रहा है, और ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात होंगे वो अप्रूवल तो यहीं से आएगा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इस पर क्या करेंगे? देखिए, खान साहब की तरफ से दो चीज़ें हो रही हैं। एक, उनका सोशल मीडिया जो है बड़ी हार्ड लाइन ले रहा है अभी तक जी। खान साहब को समझाया गया है कि अपने सोशल मीडिया को रोकें, आर्मी को एस्टैब्लिश ना अटैक करें, वो नहीं रुक रहे, वो लगे हुए हैं जी। तो अगर वो लगे रहेंगे तो फिर यहाँ से भी लगे रहेंगे। अच्छा, फिर ये जो आप कह रहे हैं सख्त आया, ये आएगा, ये बिल्कुल आएगा। ये टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप। अगर सोशल मीडिया लगा हुआ है जो कर रहा है वो, और बस वे बहुत ही बेहुदा किस्म की चीज़ें कर रहे हैं वो, मैं जो उनके टिकटॉक देखता हूँ मैं शॉक्ड किस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है वो ये अगर आज खान साहब चाहें तो रोक सकते हैं जी, मगर खान साहब नहीं रोक रहे ना। ये कहना कि खान साहब के कंट्रोल में नहीं है, नॉनसेंस। खान साहब के नाम के ऊपर हो रहा है और खान साहब को नहीं पता, सब पता है। खान साहब इस दो हाथ से गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कीप अटैकिंग द इंस्टीट्यूशन जी, कीप अटैकिंग द चीफ, कीप अटैकिंग दीज पीपल, और वो उनका सोशल मीडिया कर रहा है और पॉइंटेडली कर रहा है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अपने लोगों को कि बात भी शुरू करें, और वो इस दफ़ा 2-3 इश्यूज़ के ऊपर रखें, ज़्यादा आगे ना जाएं, अगली बात ना करें, मेरी बात ना करें, इलेक्शंस की अभी बात ना करें। अच्छा, जो पहले उनके 4 पॉइंट्स थे ना, उनमें से 2 आ गए, अब 2 ड्रॉप कर दिए कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू रेज दोज। इस वक्त सिर्फ ये कि जी लोगों को रिलीज़ किया जाए और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो भी तो टैक्टिकली चलना चाह रहे हैं। तो फिर इधर से भी टैक्टिकली उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुसी वो चलाया तो फिर असी भी चलाने हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो आपसे ना टॉक फाइट ये वही खाता है। इधर से भी टॉक फाइट, उधर से भी टॉक फाइट। खान साहब ने भी अपनी एक टीम फाइटिंग के लिए रखी हुई है, एक टीम टॉकिंग के लिए रखी हुई है, इन्होंने भी एक टीम रखी हुई है फाइटिंग के लिए और एक टीम रखी हुई है टॉकिंग के लिए। फाइटिंग के लिए जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इनकी, और टॉकिंग के लिए इनकी गवर्नमेंट जी, इनकी गवर्नमेंट है। अच्छा, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा तो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ट्विटर जैसे आपने कहा उनका सोशल मीडिया अटैक कर रहा है। क्या ये आज की गुफ्तगू काफ़ी है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात से पीछे हट जाएँ और जो दोबारा इनकी मीटिंग होनी है उसके लिए कोई पेशरफ्त ना हो सके? और नहीं, देखिए, ये कोई खान साहब अगर ये कहेंगे ना कि ये बड़ी ज़्यादती की है, हम नहीं बात करते, तो उस पर खान साहब को नुकसान है। खान साहब इज़ ऑन अ वीक विकेट राइट नाउ। खान साहब ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते अपनी ये सोशल बॉयकॉट जो ये कराना चाह रहे हैं ना, सिविल डिसोबीडियंस, ये फेल हो जाएगी। अच्छा, इट विल नॉट सक्सीड। तो अगर ये फेल हो गई तो फिर और मसले बन जाएंगे खान साहब के लिए। एक दफ़ा तो ये धरना तो फेल हो गया, ये जो एहतजाज था वो तो फेल हो गया, तो अब वो खान साहब को भी रिट्रीट चाहिए, उनको भी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि बोथ साइड्स विल कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। वो सोशल मीडिया विल कंटिन्यू अटैकिंग, ये अपना मौक़िफ़ पक्का रखेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। ये धमकी इधर से उधर से धमकी ये है कि यू आर, आपने सब कुछ किया है, आपने बंदे ये कर दिए वो कर दिए, इधर से ये बयानियाँ चलेगा। इन बिटवीन गवर्नमेंट और जो इनकी जो टीम है वो हाफ हार्टेड किस्म की बातें चलेंगी, वो मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाएंगी, वो मगर चलेंगी ज़रूर। वो चलेंगी, फिर टूट जाएंगी, फिर चलेंगी, फिर वो टूट जाएंगी, तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। अभी कोई ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान नहीं है।
ठीक मगर है। मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में डेवलपमेंट्स कुछ होंगी। मैं उधर अभी नहीं जाना चाह रहा। मैंने 1-2 पेशेंट गोइयाँ भी की हुई हैं। वी वेट एंड सी कि ये कैसे डेवलपमेंट होती है। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 माह ही है। हाँ, और क्या। हाँ, अच्छा, आलमी दबाव पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बात हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बीबी की बरसी के मौके पर ज़रूर ये कहा है इनडायरेक्टली कि इनकी ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान मुल्क एटमी ताकत ना हो। इमरान खान बहाना है, इनका निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। अब वो कितनी दूरस्थ और गहरी बात लगती है ये। बात है, ये तो मैंने कहा था जी कि अगला साल ईरान के अंदर रेजीम चेंज जी। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक आएगी फ्रॉम इजराइल एंड अमेरिका एंड देयर एलाइज। और उसके बाद जब वो उनको फारग कर लेंगे तो फिर लाइकलीहुड ये है कि वो फोकस करेंगे ऑन द ओनली अदर मुस्लिम कंट्री दैट हैज अ न्यूक्लियर वेपन। नेतन्याहू की भी बात आपने की थी, उन्होंने जो मैंने बताया था कि उनके बयान है इंटरव्यू उनका कि पाकिस्तान एंड ईरान। जी। तो अब वो ईरान की बारी के बाद फिर पाकिस्तान की आएगी। मगर अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो यही है ना कि उन्होंने पहले हमास को फारग किया, अटैक किया, फिर हिजबुल्लाह को किया, डेसिमेट किया, नॉकआउट की। जी। उसके बाद वो सीरिया पे उन्होंने टेक ओवर कर लिए। अब ईरान की बारी है, मगर उससे पहले एक चौथा हिस्सा रह गया है एक्सेस का ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको ईरान कहता था एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक हिस्सा रह गया है यमन, हूथीज। तो कल इजराइल ने डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिए हूथीज के ऊपर। सो नाउ अब वो अगले 4-6 महीने दे आर गोइंग टू नॉक आउट द हूथीज और वहाँ रेजीम चेंज करवाएंगे। ओके। एंड देन विल कम द टर्न ऑफ ईरान। राइट। So next year is going to be very significant. Israel expansionism backed by America, regime change in Iran and in Yemen. And then once उसको जब wrap up कर लेंगे, so then they will have time to turn to Pakistan. और वो Israel will focus on Pakistan. America will continue to focus on China and Russia. ठीक है। So I think, Great game. but of course the Americans and the Israelis are one. एंड वी हैव टू वेट एंड सी। पहली कोशिश यही होगी कि किसी तरीके के साथ यहाँ रेजीम चेंज करवाई जाए पाकिस्तान के अंदर और कोई प्रो अमेरिका और प्रो इजराइल रेजीम आए यहाँ। वो तो मुमकिन नहीं है। अगर उनकी उम्मीद है कि इमरान खान वो रोल प्ले करेगा तो कोई गारंटी नहीं है वो करेगा या नहीं करेगा। इल्ज़ाम तो लग रहा है खान साहब के ऊपर कि उनके जो रिश्तेदार हैं दे आर पार्ट ऑफ बिग जूइश लॉबी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर उनकी तरफ से डिनाइल भी आई है कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है next year is going to be very interesting. Developments in America, Trump, developments in the Middle East, reshaping of the Middle East, Iran, and I think हमारे यहाँ Imran Khan, establishment, economic growth or stagnation, instability, terrorism, India-sponsored terrorism from Afghanistan to Pakistan, which is taking a very heavy toll. और अब तो खैर मेरा ख्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इंडिया का भी हवाला दिया, बिल्कुल, इंडिया कितनी वायलेशंस हुई हैं LOC की एंड सो ऑन एंड सो। इंटरनेशनली भी इंडिया के हवाले दिए गए हैं। तो मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, टफ राइड। टफ राइट। पीपी चेयरमैन ने ये मुतालबा किया है कि जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके हक में बानी पीटीआई को वजाहत करनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बयानात देते थे वो आज बानी पीटीआई के हक में आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। इन सवालों के जवाब पीटीआई की तरफ से आना बाकी। बहुत से अहम मौज़ूआत एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सर साहब, वैसे भी दिसंबर उदासियों का हामिल होता है, लेकिन जब 27 दिसंबर आती है तो उदासी कुछ ज़्यादा हो जाती है। खुसूसन बीबी शहीद, वो जिस तरह की लीडर थी मुस्लिम उम्मा के लिए, ख़ातून लीडर के तौर पर जिस तरह उन्होंने मनवाया, फिर आज का दिन उनकी याद में मनाया जाता है। लेकिन ये जो जनरेशन है आज की, शायद वो बीबी से उस तरह से वाकिफ़ नहीं है। आज भी जो सवाल उठाया जाता है हर एक की तरफ से वो ये कि वो किसके लिए थ्रेट थी, उन्हें कत्ल किसने किया। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी इन सवालों के जवाब तलाश नहीं कर सकी और वो जवाब देते भी नहीं है। वो आज की पॉलिटिकल रेटरिक में ही जकड़े हुए हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आज की सियासत के तनाजुर में, जहाँ हम नवाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात डिस्कस करते हैं, इमरान खान साहब के तलखियाँ डिस्कस करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बीबी के ताल्लुकात कैसे थे और कैसी लीडर के तौर पर आप उन्हें जानते हैं? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, थोड़ी सी तारीख याद दिलानी पड़ेगी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अभी ऑक्सफोर्ड में थी और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी पुश के ज़रिए
बेनज़ीर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन, सपोर्ट थी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मगर उनकी काबिलियत भी थी। शी वाज एन एक्सीलेंट स्पीकर एंड वेरी आर्टिकुलेट, एंड शी वन द इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनियन, एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब। वो पूरी एक किताब है उनकी सहेली, तो उन्होंने लिखी है, माय फ्रेंड बेनज़ीर एंड विक्टोरिया स्कोफील्ड। ओके। अच्छा, तो वो उससे वो बताती हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ ड्यूरिंग दोज डेज और किस किस्म के उन्होंने डिबेट्स वगैरह करवाई। और भुट्टो साहब ने ये सीखा था अपनी बेटी के बारे में फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को इसी तरीके से ट्रेन किया था। तो भुट्टो साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को, नॉट हिज सन्स, नॉट मुर्तज़ा एंड शाहनवाज, बट हिज डॉटर बेनज़ीर। तो उन्होंने भी इनको इनकरेज किया, एंड आई थिंक ही लर्नड इट पिक्ड इट अप फ्रॉम नेहरू, जिसने इंदिरा गांधी को अपने साथ साथ रखा था। उन्होंने लेटर्स में भी अपने जिक्र किया इसी बात का, भुट्टो साहब। एंड बेनज़ीर देन प्लेड द सेम रोल। तो मेरी पहली मुलाकात मोहतरमा से हुई 1979 में। ये नई अभी भुट्टो साहब की एक्सिक्यूशन हुई थी, एंड शी वाज इन लंदन, एंड मलिया लोधी साहिबा उस वक़्त एक सहाफ़ी थी, वो अपनी PhD उन्होंने अभी ख़त्म की थी पीपल्स पार्टी के ऊपर। अच्छा। और ये बेनज़ीर साहिबा को जानती थी, तो किसी एक खाने पे मेरी मुलाकात हुई, मुझे मलिया ले गई थी वहाँ, मगर कोई बातचीत ख़ास नहीं हुई, सलाम दुआ हुई, इससे ज़्यादा नहीं हुई। मगर उसके बाद फिर बहुत तवील अरसे तक एक रिलेशनशिप बिल्डअप की दोनों साइड्स ने, एंड आई केम टू नो हर वेरी वेल। एंड जब ये पहली दफ़ा बनी है प्राइम मिनिस्टर 1988 में, तो उस वक़्त एग्ज़ाइल में थी, एंड ज़ियाउल हक साहब क्रैश में फौत हो गए। उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया कि अब इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कॉल हो चुके थे, इलेक्शन कॉल हो चुके थे और इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी थी, और उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट, उस वक़्त के कोर्ट ने, जस्टिस जुल्ला ने ये फैसला दिया था। तो फिर इसलिए फिर बेनज़ीर केम बैक, उसको रोका नहीं जा सकता था। अच्छा। मगर फिर फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक़्त किया, और उस इस्टेब्लिशमेंट के 3 फिगर्स थे, सेंट्रल फिगर्स थे। एक थे वो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक़ खान, एक सिविल सर्वेंट जो बड़े ज़ियाउल हक के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे और उसके ज़माने के प्रेसिडेंट भी थे। एक थे जनरल बेग, असलम बेग, जो नए आर्मी चीफ बने थे। एक थे जनरल हमीद गुल, जो उस वक़्त ISI में थे। ठीक। These were the 3 central figures. मियां नवाज शरीफ was a minor figure. वो उनको सेलेक्ट किया गया था पंजाब के अंदर टू बी चीफ मिनिस्टर पंजाब, बट ही वाज अ माइनर फिगर। मगर फैसला यही हुआ था कि बेनज़ीर को जीतने नहीं दें, इसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेने देनी, जीतेगी मगर पंजाब इनके हवाले नहीं करना। ओके। तो मियां नवाज शरीफ साहब को खड़ा किया गया, और अकॉर्डिंगली इलेक्शन को उस तरीके से हैंडल किया गया ताकि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर मेजॉरिटी नहीं मिली, मगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मेजॉरिटी मिल गई और वो बन गई। उस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी मोहतरमा के साथ इस्टेब्लिशमेंट की, वो ये थी, 2-3 चीज़ें थी उसमें। पहली बात तो ये थी कि आप फॉरेन पॉलिसी जो है वो फ़ौज रखेगी अपने पास, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक़ रखेंगे वो, और वो बताएंगे आपने फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाना है, एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। तो मोहतरमा ने कहा एक्सेप्टेबल, तो उन्होंने साहिबजादा लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब खान को नॉमिनेट किया टू बी द फॉरेन मिनिस्टर। वो इस्टेब्लिशमेंट के चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। अच्छा। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड वाज पंजाब आपको नहीं मिलेगा, पंजाब में नवाज शरीफ होगा। ठीक, और अच्छा समझते थे अगर पंजाब ले गई है तो फिर क्या रह गया जी, बाकी सारा कुछ ले जाएगी। तो ये तीसरा ये था कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, आप अपना काम करें। तो मोहतरमा ने ओके कर दिया, मगर मोहतरमा की जो ख्वाब थी वो यही थी कि साउथ एशिया के अंदर अमन होना चाहिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, अब प्रोग्रेस के ऊपर काम करना चाहिए, पीस। तो उस वक़्त इंडिया के अंदर राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मोहतरमा ने सबसे पहला इनिशिएटिव, 2 इनिशिएटिव्स लिए आते सार। एक तो ये कि जो सारे सियासी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया। हमारे दोस्त चौधरी एतजाज़ अहसन उस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर थे और लॉ को भी देख रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने सबको एमनेस्टी दे के सब सियासी जमात, और वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के लोग थे, उनको रिहा कर दिया। और दूसरी तरफ बेनज़ीर ने रब्ता किया
उनके साथ, जी। राजीव गांधी के साथ, और फैसला ये हुआ कि अब अमन की वो पीस पाइप स्मोक करेंगे। ओके। एस्टैब्लिशमेंट बहुत अपसेट हो गई। एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के लोगों को जेल में डाला हुआ था एज टेररिस्ट्स, एज अल-जुल्फ़िकार टेररिस्ट। जी जी, वो भी एक तरफ conspiracy बड़े बहुत अपसेट बड़ी। हो गए हैं कि ताद ऐसा। दूजा है कि जी तुसी ते राजीव गांधी ने इनवाइट कर लिया थे, वो मेरे ख्याल साक का कोई था, उसको उसने आना था, वो आया। मोहतरमा ने फैसला किया कि अब हमने नॉर्मलाइज करना है रिलेशंस। ठीक। एस्टैब्लिशमेंट बड़ी अपसेट हो गई कि यार रहते आंधे सार गड़बड़ कर रही है, हमने तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइज नहीं करना। तो उसी दिन फैसला हो गया था कि ये नहीं रह सकती। ओहो। और वही फिर पूरे 2 साल के अंदर उन्होंने एक साजिश के बाद दूसरी साजिश करके उसको मोहतरमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, चोर चोर चोर, जो कि हमेशा लगाते हैं हर एक के जी, ऊपर। जी। और वो लगा के उसकी छुट्टी करा दी। और प्रेसिडेंट अपना था, प्रेसिडेंट के पास एक कानूनी तौर पे पावर था, उसने उसको छुट्टी करा दी। हाँ। मोहतरमा चली गई। अच्छा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को वो ले आए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का अपना झगड़ा हो गया, फिर वो चले गए। फिर मोहतरमा को उन्होंने एक मौका और दिया, वो आ गई, और कोई था नहीं। इमरान खान तो उस वक्त था नहीं कहीं कोई भी, choice नहीं अभी थी तो वो और। क्रिकेट खेल रहे थे। जी। हाँ, पार्टी नहीं बनाई अभी थी। पार्टी शार्टी कोई नहीं बनी थी, उसके बाद बनी। बाद में बनी। मोहतरमा जब आ गई तो उनको फिर सेकंड चांस दी गई। सेकंड चांस से मोहतरमा ने, मेरा ख्याल है, उनसे कहा कि अब वो गलतियां नहीं होंगी जो पहले हुई। ओहो, अच्छा। मतलब है कि हम पंगा नहीं लेंगे, अमन की बात इंडिया के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, यानी तब पहले तो की फैक्टर्स तय नहीं हुए थे, अब हुए। तो डील के बाद ही आई थी मोहतरमा 2000। नहीं, डील नहीं, वो तो और कोई था नहीं, 2 ही पार्टी थी। वो एक को निकाला तो दूसरी ने आना था, उसके साथ बातचीत हो जाती थी, तो वो हो गई बातचीत। अच्छा। तो वो हो गई बातचीत, तो मोहतरमा ने आके उसके बाद मोहतरमा ने हार्ड लाइन ली इंडिया के बारे में, क्योंकि उनको पता था पिछली दफ़ा मैंने सॉफ्ट लाइन लिया तो छुट्टी हो गई, अब एस्टैब्लिशमेंट की बात माननी है एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न। ठीक है। तो फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बात मानी। ये 90 की दिहाई है कि कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो गया इंडिजिनस। जी। उस वक्त हमारा कोई मुदाखलत नहीं थी, मगर वहाँ खुद एक रिवोल्ट शुरू हो गया अगेंस्ट द इंडियन ऑक्यूपेशन। तो वो फिर हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मोहतरमा ने भी फिर कश्मीर कॉज ओके। अपना लिया एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। और फिर मोहतरमा मुल्कों के दौरे किए, कश्मीर कॉज, ये वो, यूनाइटेड नेशन, सारा कुछ किया। ठीक। तो वो उस वक्त तो काफ़ी क्लोज हो चुकी थी वो एस्टैब्लिशमेंट के। अच्छा। और एस्टैब्लिशमेंट भी उनसे खुशी थी। मगर फिर क्या हुआ कि उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए फ़ारूक लगारी के साथ, जो उनके अपने प्रेसिडेंट थे। ये वही बात हुई जो कि नवाज शरीफ की अपने प्रेसिडेंट गुलाम इसाक के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और उनकी छुट्टी हो गई। इस दफ़ा फ़ारूक लगारी ने मोहतरमा की छुट्टी करा दी। जी। तो फिर मोहतरमा वंस अगेन वेंट इनटू लंदन जाके बैठ गई। जिला वतन में। उसके बाद खैर आपको पता ही है, नवाज शरीफ आ गए इलेक्शन के अंदर। नवाज शरीफ के पास nearly 2/3 मेजॉरिटी थी। नवाज शरीफ साहब की फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए प्रेसिडेंट्स के साथ और आर्मी चीफ के साथ। तो फिर नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी गई एस्टैब्लिशमेंट ने। और फिर दोनों इकट्ठे और जिला फिर वतन हो दोनों गए। जिला वतन थे। फिर जब मुशर्रफ का अलग-अलग वक्त आया जाने का तो फिर दोनों वापस आ गए। और डील के तहत ही आए थे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि डील वील कोई नहीं हुई थी। अच्छा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं डील नहीं हुई थी, अंडरस्टैंडिंग हुई थी। मुशर्रफ वाले कहते हैं यार अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, चंगी भली डील हुई थी, ये भाग गई डील से, इसने हमें चाकू मार दिया। डील यही थी कि मुशर्रफ रहेगा एज प्रेसिडेंट और मोहतरमा जो है इलेक्शन के, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, मगर मोहतरमा वापस नहीं आएंगे आफ्टर द इलेक्शन, क्योंकि इन्होंने नवाज को बाहर रखा हुआ था। मगर मोहतरमा ने अपनी वो तोड़ के वो वापस आ गई। अच्छा। जैसे ही देखा मुशर्रफ कमज़ोर हो गया तो वो वापस आ गई। जब वो वापस आ गई तो नवाज ने देखा ये जा रही है तो वो भी आ गए। मुशर्रफ रोक नहीं सका, ये वापस आ गए। इन्होंने मिलके चार्टर डेमोक्रेसी आगे बढ़ाया और इलेक्शन मोहतरमा जीतनी थी, जिसकी वजह से वो वापस आई फिर। और फिर आपको पता ही है क्या हुआ, असैसिनेशन हो गई। एंड आई थिंक एक अटेम्प्ट हुआ, फिर उसके बाद वो नाकाम हुआ, तो दूसरा अक्टूबर तो ये के है बाद तारीख। तो इन टर्म्स ऑफ के शुरू कहाँ से हुई एस्टैब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात, फिर ख़राब हुए, फिर अच्छे हो गए, फिर आखिर में आके फिर मुशर्रफ के साथ ख़राब हो गए। तो अंडरस्टैंडिंग, ये समझौता उन्हें करना ही पड़ा, बीबी को भी करना पड़ा एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, ब्रेक से पहले उनका जो बीबी की जो शख्सियत थी वो भुट्टो साहब से ज़ाहिर है, भुट्टो साहब की लाडली थी, उन्हें प्यार से पिंकी कहते थे। आपने कहा वो उनका इंतखाब थी सारे बच्चों में। आपकी जब मुलाकात हुई तो आपके ऊपर उनका एवर लास्टिंग इम्प्रेशन क्या? देखिए, मेरे मुख्तसर स्टेजेस पे मुख्तसर इम्प्रेशंस थे। जब वो नई आई थी तो उस वक़्त मेरा ख्याल था कि शी इज़ वेरी इमेच्योर, मगर साथ साथ ये भी था कि फर्स्ट बोर्न प्राइम मिनिस्टर, बड़ी इमोशनल मोमेंट था और इतनी आवाम की सपोर्ट थी उनको कि बंदा पिघल जाता था। जी। तो मैं पिघल गया। अच्छा। ज़हनी तौर पे मैं समझता था कि पता नहीं
ये पीपल पार्टी वाले करेंगे ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि भुट्टो साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे ना एक ज़माने में। तो ये जो, और मुझे यही होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा करीब होते हैं उन्हीं को फिर इस्टेब्लिशमेंट ठीक ठाक करती है जब वो गड़बड़ करते हैं। तो अब मेरा ख्याल था कि ये भी बड़ी करीब है इस्टेब्लिशमेंट के, शायद ये भी, क्योंकि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर भी ले लिया, ये भी कर लिया। मगर जब उनको निकाला तो उस वक्त ऐसे ही लगता था कि ज़्यादती की गई उनके साथ एक साजिश के तहत, और उस साजिश के अंदर जो इल्ज़ाम लगता था वो जनरल असलम बेग पे और जनरल हमीद गुल पे लगता था। हमीद गुल ISI में थे और जनरल बेग आर्मी चीफ बन चुके थे। जनरल बेग एक्सटेंशन चाहते थे अपनी, जो कि मेरा ख्याल है मोहतरमा ने नहीं देनी थी, और बाद में भी नवाज शरीफ साहब जब आ गए 91 में उन्होंने भी नहीं देनी थी, इसीलिए फिर उनको घर जाना पड़ा, और फिर साजिश नवाज शरीफ के साथ भी के खिलाफ भी हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि मगर जो बेनज़ीर साहबा की वॉज बेटर देन हर फर्स्ट। अच्छा। सबक सीख चुकी थी, बहुत मैच्योर हो चुकी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट के साथ लड़ाई की। आखिरी टर्म जब वो वापस आई हैं बहुत फ़र्क था। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हर कि मैंने सोचा कि इनको फुल सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत मैच्योर हो चुकी थी, और मेरा ख्याल है कि अगर वो ज़िंदा रह जाती तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नया रुख डेफिनेटली कर लेना था अपने एक्सपीरियंस। और मेरा ख्याल है वो बड़ा सेंसिबल और सेंटर ऑफ द रोड और स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस होता, बिकॉज शी हैड लर्नड क्वाइट अ लॉट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी उनका ये फैसला था कि उनकी फैमिली जो है, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी एंड द चिल्ड्रन, ये पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और वही खुद करेंगे सब कुछ। इनको दूर रखना था। मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा था कि आसिफ विल स्टे इन दुबई, ही विल नॉट कम, एंड so I was very impressed and obviously shocked, saddened, grieved. No doubt. मुझे याद है मुझे आंसू आए थे when I heard that she. It was shocking. So you know, I thought that this is a great opportunity for Pakistan. मोहतरमा की वापसी. Personally, उनके अंदर इतनी भी कोई बुराई की इरादा नहीं थी। वो कोई उसके अंदर रिवेंज और विक्टिमाइजेशन और वेंजफुल होना ये कुछ भी नहीं था। बड़ी नरम दिल थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, बड़ी जल्दी सबक सीखती थी, थोड़ी बहुत ज़िद्दी तो थी, बट दैट्स ओके। एट दैट लेवल हक भी बनता है कि कुछ अपनी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत अपना भी होता है। बट आई मस्ट टेल यू शी वाज वेरी काइंड टू मी, वेरी फॉरगिविंग, क्योंकि मैंने ऑपोजिशन भी की थी उनकी, मगर उन्होंने कभी भी उसको पर्सनली नहीं लिया, जैसे कि और सियासतदानों ने लिया है कभी कभी। उनके खिलाफ बात करते तो वो माफ़ नहीं करते। मोहतरमा में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। शी वाज अ वंडरफुल लेडी, आई मिस हर enormously. Everyone does. और आज उनकी बरसी के मौके ज़्यादा ही याद आई। जैसे वो चाहती थी कि उनका ख़ानदान सियासत में हिस्सा नहीं लेगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि उन्हें जो रोल दिया गया वो इसके लिए तैयार नहीं थे, हादसाती तौर पर उन्हें आगे आना पड़ा। बहरहाल बहुत से ऐसे खला होते हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाते। बीबी का खला उनमें से एक है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक और ख़बर जिसने सबको उदास कर दिया वो मनमोहन सिंह साहब, साबिक भारतीय वज़ीर आज़म, उनकी रहलत है। भारत की तारीख़ में मैं अगर मुख्तसर पूछूँ उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? ट्रिब्यूट्स तो पेश किए जा रहे हैं। देखिए वहाँ तो बड़े सिंपल से और एलिगेंट ट्रिब्यूट्स किए जा रहे हैं। इनको पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ये। इनको नरसिम्हा राव साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो 91 में मेरा ख्याल है इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और सबसे ज़्यादा इनकी शोहरत एज फाइनेंस मिनिस्टर थी, बिकॉज 4 साल वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे मेरा ख्याल है, अंटिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट केम इन। उन्होंने इंडिया की जो इकॉनमी थी उसको तब्दील कर दिया, इन रिफॉर्म कर दिया, इनकलाब ले आए। उससे पहले वो कहते थे कि इंडिया की ग्रोथ रेट 2% है, उसको कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। पाकिस्तान की 4-5-6% चल रही होती थी और सारे गश करते थे कि हाय पाकिस्तान कितना डेवलप कर, और इंडिया जो था वही ठुक 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 हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सारी की सारी डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर में थी, प्राइवेट सेक्टर को रोक के रखा हुआ था। वो रशिया का मॉडल चल रहा था। अच्छा, जो 50s और 60s में अपनाया गया था। सो आई थिंक इन्होंने आते सार कहा, और मुझे एक दफ़ा इन्होंने खुद बताया, मैं आपको बताऊंगा वो भी, कि इन्होंने नवाज शरीफ से सीखा कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब जब आए तो 90 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की का नारा लगाया। और क्योंकि भुट्टो साहब वाज द ऑपोजिट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नेशनलाइजेशन, रेगुलेशन। तो नवाज शरीफ साहब प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें। तो इन्होंने मनमोहन सिंह समझते थे कि ये बिल्कुल सही किया नवाज शरीफ ने। तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डी रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड सो ऑन, लंबे चौड़े रिफॉर्म्स थे कि
प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए। और उनके ज़माने में इंडिया बिगैन टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू पावर, और वो पावर आज बन चुका है जिसकी जो बीज थे वो मनमोहन सिंह ने किए। फिर इसलिए जब 2004 में मौका मिला तो फिर इनको प्राइम मिनिस्टर की कॉल आई कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, क्योंकि सोनिया गांधी जो थी वो उस वक्त उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि हम इटालियन को नहीं बनाना चाहते। तो फिर सोचा कोई ऐसा बंदा हो जिसकी शोहरत बड़ी हो, करप्शन का कोई स्कैंडल ना हो, और उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी खिदमात की हों और है भी कांग्रेस के साथ उनकी तल्लुक हो, तो इनको चुना गया। और इसलिए भी क्योंकि बड़े मॉडेस्ट, हम्बल और पार्टी लॉयलिस्ट, तो हर चीज़ थी इनके हक में। अच्छा। तो फिर इनको उन्होंने प्राइम, और फिर 10 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहे, और उसके दौरान इन्होंने वही जो सारे रिफॉर्म्स थे वही रिफॉर्म्स जो थे उनको फिर आगे बढ़ाया और इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द मॉडर्न कंट्री दैट इट इज़ टुडे। अरे वहाँ लिखा हुआ है, इस रिकॉर्ड है। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करूंगा, सारे यही बातें करेंगे कि उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, क्या वो सब तरफ छप रहे हैं। हाँ, और ये मैं आपको कोई एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं। मुलाकात बताएं। हाँ। तो मेरी और जुगनू मोहसिन साहिबा की मुलाकात इनके साथ 2004 में हुई, जब ये नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा। हम इंडिया में थे तो मेरी मुलाकात थी इंडिया के उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दीक्षित साहब थे, जो कि पहले पाकिस्तान में एम्बेसडर रहे थे इंडिया के। तो उसके दौरान मेरी दीक्षित साहब को मैं जानता था। अच्छा। क्योंकि वो पाकिस्तान में एम्बेसडर रहे थे। तो मैंने जब इंडिया गया किसी काम पे तो मैंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो जिससे मैंने कहा कि इट वुड बी वंडरफुल अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला दें। आफ्टर ऑल आई वाज अ जर्नलिस्ट बाय देन। तो उन्होंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरी मीटिंग, जुगनू की और मेरी मीटिंग मनमोहन सिंह से तय की। तो फिर हम उन्हें प्राइवेटली मिलने गए, और वो तस्वीर भी मैंने दी आपको, जुगनू बैठी हुई हैं उनके साथ। मुझे पूछा गया आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैंने टिक टिक कर रहा था। अगर सामने मिरर होता तो आप आ जाते नजर। फोटोग्राफर थे आप। तो मनमोहन सिंह साहब वाज वेरी काइंड, वेरी ग्रेशियस। पंजाबी में सारी बात हुई। अच्छा। और मैं आपको बता दूं बात क्या हुई। क्या? तो जुगनू ने इनसे पूछा कि आप पाकिस्तान में पढ़े लिखे या इब्तदाई तालीम आपकी, तो कुछ बताएंगे। तो उन्होंने बड़े खुल के बात की और पंजाबी में बात की। अब उसको उर्दू में कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट करने की, पर पीछे पंजाबी भी आ रही। और क्या जी, मैं 7-8 ਸਾਲ ਦਾ था ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਕਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀ ਗਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਸਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ख्वाहिश है कि मैं किदू पाकिस्तान जावां तो मैं गा जावां ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि मेरी ये भी बड़ी ख्वाहिश है कि ਉਹਨੂੰ अपग्रेड ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। स्कूल जड़ा है वो जहाँ मैं पढ़ा हूँ, बिकॉज मेरी तो तालीम ही वहीं से शुरू हुई है। और मुसलमान ने मेरी तालीम की। और बाय द वे आखिरी वक्त तक वो उर्दू लिखत पढ़त करते थे, और अपनी स्पीचेस भी थी वो हिंदी में बोलते थे, मगर उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती थी वो उर्दू में करके पढ़ते थे। ये बेसिक तालीम की वजह से ये कम लोगों को पता है। उर्दू में ही वाज फ्लुएंट, बिकॉज जाहिर है मैट से बह के पाकिस्तान में पढ़ा है। ठीक है। तो फिर ये हुआ कि उस ज़माने में हम जब वापस आए वहाँ से, तो उस वक्त चौधरी शुजात प्राइम मिनिस्टर बने थे थोड़े दिन की, 3 महीने के लिए। तो हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात थे चौधरी साहब से। चौधरी साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने तो बड़े अच्छे तल्लुकात थे, हमारे घर के करीब ही रहते थे वो चौधरी साहब और दोनों चौधरी हजरात। तो चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात ये हमारे घर आ गए प्राइम मिनिस्टर साहब कि मैं क्या कि मैं आवां तो मन दसो मैं 3 महीने वास्ते प्राइम मिनिस्टर आया, मैं की कर सकता तुहाडे वास्ते। अच्छा। बड़े यार, ही इज़ अ वेरी फाइन मैन, नो डाउट। चौधरी शुजात फाइन मैन। अब क्या जरूरत थी आने की, मगर नहीं आने का। गुआंढी भी ने, यार दोस्त भी ने, बहुत वफादार है चौधरी बरादरान, तो वो दोनों आ गए। उन्होंने क्या मैं की कर सकना थोड़े वास्ते, कोई दसो अच्छी काम मुल्क वास्ते भी थोड़े वास्ते भी। मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैं उन्हें मिल के आया मनमोहन सिंह ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਗਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। तो मैं जिसमें पाकिस्तान आवांगा तो मैं आके उत्थे जाना चाहवांगा, तो मैं आना भी है पाकिस्तान। चौधरी साहब ने कहा गल ही कोई नहीं, मैं हुणे करना। उन्होंने 48 आवर्स के अंदर वहाँ से हेलीकॉप्टर पकड़ा, चौधरी साहब गए, ले गए और ऑर्डर कर दिए कि गाह को अपग्रेड कर दिया जाए फॉरन इनटू अ मिडिल स्कूल। और वो हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली चौधरी साहब
भी छोड़ गए प्राइम मिनिस्टरशिप, और मनमोहन सिंह साहब भी फिर पाकिस्तान नहीं आ सके, और वो और एक कहानी है किसी और वक्त आपको क्या। सेठी साहब बहुत कुछ याद दिला दिया, बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, आपको रोकने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स के ज़ुबान में कितनी तासीर हो सकती है कि उसने एक स्कूल को पाकिस्तान में अपग्रेड करवा दिया और दूसरी तरफ उसने भारत की डायरेक्शन माशी तौर पर बिल्कुल ही बदल कर रख दी। तो ये प्रोग्राम तो बहुत मुख्तसर है, इसमें इसका अहाता नहीं किया जा सकता। आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर हम इस पर बात करेंगे और सेठी साहब से उनके तजुर्बात जानेंगे। बहरहाल उनका कहना था कि तारीख़ उनके साथ मेहरबान रहेगी, तो जो उनकी पॉलिसीज़ रही हैं इंडिया के हवाले से वो तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।